नमस्कार साथियों। आज एक बार फिर से यूपीटीटी के पर्यावरण अध्ययन में जो 30 क्वेश्चन आता है स्टैटिक जीके के रूप में, उस विषय को हम लेकर आए हैं। और आने वाले एग्जामिनेशन जो भी हो, यूपी सुपर टीटी लेखपाल जो भी हो, स्टैटिक जीके एक अहम रोल माना जाता है। उन्हीं क्वेश्चनों को हम हल करते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और ये किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि पूना समझौता किसके बीच हुआ था। पहली बात तो हम पूना समझौता को पढ़ते हैं कि पूना समझौता आखिर है क्या। तो पूना समझौता ये रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक वोट बैंक के चक्कर में इस प्रावधान को लाया था। वोट बैंक किसका? दलित का, जो कि महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया था। तो फिर जब विरोध हो गया तो आपसी आपसी तालमेल को बैठाना जरूरी था, तो उन्हीं के बीच ये समझौता हुआ था। तो किनके बीच के समझौता हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के बीच में ये समझौता हुआ था। अच्छा, ये उपज किसकी थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। रैमजे मैकडोनाल्ड ने ये दलित वोट बैंक का अधिकार दिया था, जिससे गांधी जी ने इसका विरोध कर दिया। तो फिर अच्छा, रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने मन से नहीं लाया था। रैमजे मैकडोनाल्ड ने अंबेडकर की सलाह पर ये रैमजे मैकडोनाल्ड लाया था। कब लाया था? तो ये लाया था 17 अगस्त 1932 को। अगर डेट पूछ ले तो 17 अगस्त होगा। और कोई ना कोई एग्जाम में जरूर पूछता कि पूना समझौता, डायरेक्ट पूछ लेता कि हुआ कब था, तो ये 1932 को हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, गांधी और अंबेडकर के बीच में। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। साइंस का क्वेश्चन है और हम खासकर देखते हैं कि साइंस का क्वेश्चन लगभग 4 5 6 नंबर का रहता है। अगर 20 नंबर का आता है या 30 नंबर का आता है तो अहम रोल साइंस का रहता है, खास करके इसमें फिजिक्स और बायोलॉजी का। तो क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। पहली बात तो खोज हम बाद में पढ़ेंगे किसने की। ये जरूरी समझ लें कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इसका अहम रोल निभाता है रेडियो और टेलीविज़न में। अगर हम अगर ये विद्युत चुम्बकीय स्वरूप का खोज ना हुआ होता तो रेडियो टेलीविज़न का आविष्कार संभव नहीं हो पाता। इसके वजह से मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज की थी। कब की थी? तो 1865 में की थी। कब की थी? 1865 में मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये यूपीटीटी का क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। जिला न्यायालय, तो पहली बात तो जो जिला न्यायालय होता है उस राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके परामर्श पर राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। किनकी? जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की। ठीक है, किनके सलाह पर? जो राज्य के होते हैं उनके मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर राज्यपाल न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ये प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। किनका? प्रोटीन का। ठीक है, अब प्रोटीन प्रोटीन है क्या, पढ़ लेते हैं। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। नाइट्रोजन का जो गठन होता है कैसे होता है? इसमें नाइट्रोजन के साथ इसमें कार्बन रहता है, हाइड्रोजन रहता है और ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के सभी अणुओं से मिलकर बनता है। क्या? तो नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीन का। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है। ये रट्टा वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या व्याख्या दें। तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे कम क्षेत्रफल है वो संत रविदास नगर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अमरबेल क्या है? और ब्रैकेट में दिया हुआ कसकुटा। देखो, अगर कसकुटा पूछ लिया होता तो लगभग कुछ लोग तो कंफ्यूज ही हो जाते हैं या हो जाएंगे।
तो पूछा क्या है, अमरबेल। अमरबेल क्या है, यूपीटीटी का क्वेश्चन है और सीटीटी में भी आया हुआ है कि अमरबेल क्या है। तो अमरबेल एक परजीवी पौधा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धर्म चक्र प्रवर्तन किसने दिया था। अगर यही पूछ ले तो महात्मा बुद्ध ने दिया था। और कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था, सारनाथ, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था सारनाथ में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। देखो, हमेशा परियोजनाएं किस नदी पर स्थित है या किस राज्य में स्थित है, यह हमेशा अक्सर क्वेश्चनों में या क्वेश्चन दिखता है कई कोई ना कोई एग्जामिनेशन में। तो हम एक बार जल विद्युत परियोजना आप पढ़ लीजिएगा, कई हैं। अब की बार जो यूपीटीटी 2021 में हुआ था, उसमें भी एक जल विद्युत परियोजना का एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। मेट्टूर बांध किस नदी पर था, तो उसका राइट आंसर था अ, कावेरी, ठीक है, कावेरी नदी पर। अब लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में, यहाँ पर राज्य पूछा है। तो सलाल जल विद्युत परियोजना ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में। मतलब कहाँ, जम्मू कश्मीर में। अगर पूछ ले सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो वो चेनाब नदी पर स्थित है। कहाँ पे, चेनाब नदी पर, ठीक है, चेनाब नदी पर। सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो चेनाब नदी होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है। तो मलेरिया जो मादा मच्छर होता है उसके कारण फैलता है। तो मादा मच्छर कौन सा होता है, वो एनाफिलीज मच्छर होता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लोकसभा का सदस्य होता है, या दूसरा कहता है राज्यसभा का सदस्य होता है, या तीसरा कहता है किसी भी सदन का सदस्य होता है, और चौथा कह रहा है संसद सदस्य नहीं होता है। तो पहली बात तो हम जान लेंगे कि उपराष्ट्रपति जो होता है उस संसद के किसी सदन का या किसी भी विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जो उपराष्ट्रपति होता है ये सांसद सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्य का सभापति होता है, पदेन सभापति होता है, ठीक है। और दूसरी बात, इस संसद का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। पहली बात तो इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये पूछा है मूल, जो कि ओरिजिनल उस टाइम में संविधान में कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुसूची थे, ठीक है। तो उस समय 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थे। जो 9वां अनुसूची आया है वो क्या नाम बोलते हैं, 1951 में आया था, ठीक है। उस आधार पे तो मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थे। प्रेजेंट टाइम में है क्या, प्रेजेंट टाइम में 25 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं और लगभग 448 अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नैनार कौन थे, नैनार नैनार एक शैव थे। कौन थे, शैव थे। शैव शैव कहाँ से आ गए, ये शैव जो होते पल्लव काल में शैव धर्म के लोग इसका धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। किनके माध्यमों से किया गया प्रचार प्रसार, नैनारों के माध्यम से किया गया। तो नैनार कौन थे, इस शैव थे। शैव किस काल में थे, पल्लव काल में थे। क्या करने के लिए आए थे, ये शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने आए थे। कौन किया, नैनार ने किया। तो क्वेश्चन आता है कई बार, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया। जो दूसरा था ये यूनिक है क्योंकि इसमें
एक यही मात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी भाग लिए थे। बाकी और कोई सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तीनों में जो कौन पार्टिसिपेट किया था, वो अंबेडकर जी ने किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बना? यानी क्वेश्चन का कह रहा है, क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि भारतीय स्वतंत्रता जो, मतलब भारत जो स्वतंत्र हुआ, वो कौन सी योजना थी जो आधार बनी, किसका? स्वतंत्रता का। तो पहली बात तो हम समझ लेंगे कि कौन सी योजना का आधार बना, तो वो था माउंटबेटन योजना। अब हम माउंटबेटन योजना के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, वो 24 मार्च 1947 को क्या बनकर आए? भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए थे। इन्होंने काम किया क्या? इन्होंने काम ये किया, ये भारत आते ही जो भारतीय नेता थे वो राजनीतिक स्थिति पर ये बातचीत शुरू कर दिए थे। जब राजनीतिक स्थिति पर इन्होंने बातचीत शुरुआत किया, तो उसी के आधार पर जो सहमति बनी, वो 3 जून 1947 को, ये क्वेश्चन आता है, 3 जून 1947 को कौन सी योजना आई? वो आई थी माउंटबेटन योजना। ठीक है, तो जब ये माउंटबेटन योजना आ गई, कब आई? 3 जून 1947 को। तो इसी योजना के तहत भारत विभाजन हुआ, तथा जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है 1947, उसको पास किया गया। इसी वजह से, या इसी योजना के अंतर्गत भारत स्वतंत्र हुआ। कौन सा योजना था? माउंटबेटन योजना। आशा करते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो राज्यों का एक संघ है, या एकात्मक विशिष्टता वाला संघीय राज्य है, या तीसरा है संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, या फिर संघीय। पहली बात तो अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ का विवरण, और इसी में कहा गया है कि जो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत का एक नया क्षेत्र होगा, जो नए राज्यों के प्रदेश होंगे, या अथवा स्थापना की जाएगी, या फिर राज्यों का जो निर्माण किया जाएगा, या उन क्षेत्र को हम नाम में परिवर्तन करेंगे। ये अनुच्छेद 1 में विवरण है, और इसी में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया या राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब पूछा गया है कि राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है कहाँ पे? राज्यसभा में। तो कितने सदस्यों का मनोनीत कर सकता है? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अब हम, एक क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा की जो संख्या है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। जो राष्ट्रपति जो होता है, जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को नियुक्ति करता है, वो किन क्षेत्रों में नियुक्ति करता है? तो वो जैसे होता है कला, या साहित्य, या फिर विज्ञान, या फिर समाज सेवा के आधार पर राष्ट्रपति जो होता है वो 12 सदस्यों का मनोनीत करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब क्वेश्चन आता है कि डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है राइट ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। तो डूरंड लाइन वो भारत और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। ये निर्धारित कब किया गया था? तो ये 1896 में निर्धारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक फलों की खेती, एक सब्जियों की खेती, एक फल फूलों की खेती। हालांकि इस क्वेश्चन में सभी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा गलत है। जो फूलों की खेती होती है उसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। जो फसलों की खेती होती है एग्रोनॉमी। देखो, जो फूलों की खेती होती है, फूल की इंग्लिश होती है फ्लावर, तो फ्लावर से फ्लोरिकल्चर बना। जो फसलों की खेती, फसल यानी अनाज को कहते हैं ठीक है, एग्रोनॉमी। ठीक है, तो फसलों की खेती को कहते हैं एग्रोनॉमी। जो सब्जी की खेती होती है यही गलत है। इसमें दिया हुआ है हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। किससे संबंधित है?
बागवानी से संबंधित है और सब्जियों की खेती को कहते हैं ओलेरीकल्चर। क्या? ओलेरीकल्चर। ठीक है, ओलेरीकल्चर। फलों की खेती को कहते हैं पोमोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सब्जियों की खेती को कहते हैं ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर। और हार्टिकल्चर को कहते हैं बागवानी की खेती करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब हम यहाँ पे एक आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश की एक झील बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कोई ना कोई एग्जामिनेशन में आता ही रहता है। तो जो कोलेरू झील है और हुसैन सागर झील, ये आंध्र प्रदेश में है। एक क्वेश्चन आता है जब हम आपको, जो ताल से संबंधित होता है, उत्तराखंड से संबंधित होता है। जैसे एक 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 झील थी राक्षस ताल। राक्षस ताल ये उत्तराखंड में स्थित है। और जैसे नाग करके आता है वो जम्मू कश्मीर में। नाग करके कौन कौन सा आता है? जो शेषनाग झील हो गया, वेरीनाग झील हो गया, या अनंतनाग झील हो गए, ये सारे ही झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित जो मूल अधिकार है वो किस संविधान से लिया गया है? तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और अमेरिका से क्या क्या लिया गया है फिर? तो मूल अधिकार के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां होती हैं, जो उपराष्ट्रपति का पद होता है, इस सारे ही सभी ये मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? तो वो कौन सी है? गुजरात। कितने किलोमीटर का है? लगभग 7516 या 7516 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश का होता है, और इसके बाद भी देखा जाए तो फिर वो महाराष्ट्र का है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सभी को एक बार फिर से प्यार भरा राधे राधे, और सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू।